आज की कहानी और अंत में। माँ, ये देखो, ये तब की फ़ोटो है जब हम जयपुर घूमने गए थे, और ये तब की है जब हम केरल घूमने गए थे। सुहानी खुश होकर बोली, लेकिन रागिनी के चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा। वो सबके चेहरे देखकर बहुत कुछ याद करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। 1 साल होने को आया। रागिनी पहले छोटी मोटी बातें ही भूलती थी, लेकिन धीरे धीरे वो पड़ोसी और रिश्तेदारों को भी भूलने लगी, और अब तो उसे घर वाले भी याद नहीं रहते। डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि रागिनी धीरे धीरे अल्जाइमर का शिकार हो रही है। रागिनी को देखकर सुभाष भी परेशान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये वही रागिनी है जैसी सालों पहले हुआ करती थी। जब इसे शादी के लिए पसंद करने गया था तो ये कितनी चंचल और हंसमुख थी, लेकिन अब ये कैसी हो गई है, विश्वास नहीं होता। काश ये पहले जैसी हो जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुहानी ने दरवाजा खोला। अरे रितु आंटी, आइए आइए, सुहानी बोली। कैसी है तू? रितु ने सुहानी से पूछा। मैं ठीक हूँ आंटी, सुहानी बोली। अरे रितु, तुम आ गई, कैसी हो? सुभाष ठीक समय तो स्टेशन पहुँच गया था न? सुभाष ने पूछा। हाँ हाँ, पहुँच गया था, कोई परेशानी नहीं हुई, रितु बोली। देखो ना रागिनी को क्या हो गया है, कैसी हालत होती जा रही है। तुम इसकी सबसे अच्छी सहेली हो। मैंने सोचा शायद तुम्हें देखकर इसे कुछ याद आ जाए, सुभाष बोला। आइए आंटी, पहले आप फ्रेश हो जाइए, आराम कीजिए। इतने दूर से सफ़र करके आई है, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे, सुहानी बोली। आइए आंटी, पहले आप फ्रेश हो जाइए, आराम कीजिए। इतने दूर से सफ़र करके आई है, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे, सुहानी बोली। और सब रात में डिनर करके बातें करने बैठे। तब सुभाष ने कहा, देखो तो रितु, कितनी हंसमुख हुआ करती थी रागिनी, और अब देखो तो कैसी हो गई है। रितु बोली, वो क्या है ना भाई साहब, एक औरत का जीवन जितना सरल दिखाई देता है उतना होता नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि पुरुषों का जीवन भी सरल नहीं होता, लेकिन पुरुष सिर्फ अपने परिवार जैसे कि पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन के विषय में ही सोचता है, लेकिन हम स्त्रियाँ ससुराल और मायके दोनों से बंधी होती है। हम स्त्रियाँ दोनों परिवारों को लेकर चलती हैं। हम स्त्रियों को दोनों परिवारों के साथ एक संतुलन बैठाना पड़ता है, और इस आपाधापी में कभी कभी हम अपने स्वास्थ्य से भी हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि हम तो सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारा ख्याल अगर हम स्वयं न रखें तो घर का कोई भी सदस्य नहीं रखता। आपको पता है, जब रागिनी को लगने लगा था कि वो कई चीज़ें भूलने लगी है, तो इस फ़ोन के ज़माने में उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी। उसने कहा कि वो फ़ोन में सारी बातें नहीं कह सकती, इसलिए चिट्ठी लिख रही है। और उसने जो चिट्ठी में लिखा था वो शायद हर औरत के ऊपर गुजरता है, और कुछ सहन नहीं कर पाती। कुछ अपना ध्यान हटाने के लिए कहीं शॉपिंग, कहीं किटी पार्टी, कहीं कोई क्लब ज्वाइन कर लेती है, लेकिन रागिनी जैसी औरत जो घर से बाहर नहीं निकलती, वो उदासीन हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे उनके ज़िंदगी के रंग उड़ने लगते हैं, और वो इतनी उदासीन हो जाती है कि अपनी ज़िंदगी से कई चीज़ों को वो हटाना चाहती है, जिसे वो भूल जाना ही बेहतर समझती है। वो कहते हैं ना कि जैसा इंसान सोचता है वैसा बन जाता है। ये तो मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारी इच्छा शक्ति ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति ही मर जाए तो फिर इंसान जिंदा कहाँ रहा। और यही हुआ है रागिनी के साथ। किसी ने भी उसे समझने की कोशिश नहीं की। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो उसकी हालत है उसके लिए आप सब भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। उसकी उदासीनता आप सबकी देन है, कितना कुछ करती है।
एक औरत अपने घर के लिए, लेकिन बदले में उसको क्या मिलता है? तिरस्कार, उदासीनता और सिर्फ रोग। यकीन नहीं आता ना? तो ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। और सुहानी ने चिट्ठी खोली। रितु बोली, जरा जोर से पढ़ना। सलोनी ने पढ़ना शुरू किया। डियर रितु, काश तू मेरे पास होती, मेरे साथ होती, लेकिन तेरी भी मजबूरी है। तू अपने परिवार में व्यस्त है, लेकिन मैं तुझसे कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर आ पहुँची हूँ कि अब मुझे लगने लगा है कि जैसे मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ये वही परिवार है रितु, जिन सास ससुर और बच्चों की सेवा के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, वो भी सरकारी। अपना कैरियर, अपनी पहचान गंवा दी। मुझे लगा था कि क्योंकि ये मेरे अपने हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। लेकिन अब लगता कि इन सबको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। सास ससुर के प्रति मैं अपना कर्तव्य निभाने में कभी पीछे नहीं हटी। तूने तो देखा ही है कि जी जान से मैंने उनकी मरते दम तक सेवा की। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। शुभांश अपने इंजीनियर कॉलेज पहुंचकर रम गया। माँ की खबर ही नहीं रहती उसे। मैं ही फ़ोन करूं तो करूं, और कोई ना कोई बहाना बनाकर जल्दी से फ़ोन रख देगा। और सुहानी अपना फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करके अपनी ही दुनिया में मस्त है। उसे तो दूसरों की माएँ स्मार्ट और सुंदर दिखती हैं, मैं तो फूहड़। और रही बात सुभाष की, तो मोनोपोज के बाद उन्हें भी मुझ में कोई रुचि नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ कि ये वही सुभाष है जो मेरी हर एक अदा पर मर मिटता था। अंदर से खोखली हो जा रही हूँ बहन। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी से रंग धीरे धीरे उड़ते जा रहे हैं। ये अकेलापन खाने को दौड़ता है। अब कुछ भी याद नहीं रहता। कभी कुछ भूल जाती हूँ तो कभी कुछ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं खुलकर बात कर सकूँ, एक तेरे सिवाय। ना मेरी कोई भाभी और ना बहन, किससे कहूँ। इसलिए तुझसे सब शेयर कर रही हूँ। जीने की आशा मरती जा रही है। कभी समय मिले तो आकर मिल जा। तू तो नौकरी करती है, तेरे पास उतना समय नहीं है। नहीं तो मैं ही आ जाती तेरे पास, और बाकी मिलकर बताऊंगी। तेरी सखी रागिनी। चिट्ठी पढ़कर सुहानी रो पड़ी और बोली, माँ इतनी अकेली थी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। सुभाष भी दुखी था कि उसने अपनी पत्नी के मनोभावों को नहीं समझा। रितु बोली, और अंत में ये नतीजा हुआ।